ये दोनों ही विवाह राजनैतिक संधि से बढ़कर और कुछ नहीं थे। ना ही नंदिनी इस संबंध से प्रसन्न थी और ना ही चंद्र को इस संबंध से कोई आशा, क्योंकि जब संबंध प्यार के स्थान पर लाभ के कारण जुड़े तो वो व्यापार बन जाते हैं। अब वर अपना हाथ आगे बढ़ाए, कन्या अपना हाथ आगे बढ़ाए। अब कन्या के पिता अपनी पुत्री का हाथ कुमार के हाथ में दे। अब कन्या युवराज के बाएं हाथ का कड़ा निकालकर अपने दाहिने हाथ में पहन लें। अब युवराज मलय केतु इस विधि को दोहराएंगे। देखा राजनंदिनी, अब हम विवाह के और निकट आ गए हैं। अब तो हमारी सगाई भी हो गई है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो अनुचित हो रहा है। स्वयंवर में जो लड़का जीत गया था उसी के साथ राजकुमारी नंदिनी का विवाह होना चाहिए था। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा। कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा। रूपेषु लक्ष्मी क्षमा धरित्री सत्कर्म नारी कुलधर्म पत्नी। कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा। रूपेषु लक्ष्मी क्षमा धरित्री सत्कर्म नारी कुलधर्म पत्नी। मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज सगाई हो गई है, शीघ्र विवाह भी हो जाएगा। फिर देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। अभी यह विवाह संपूर्ण हुआ।
तुम अपने कक्ष में जाके आराम कर लो। क्या बात है, आज तो चंद्र को बड़े प्यार से निहारा जा रहा है। ये चंद्र भी बड़ा अद्भुत है। दिन में तो साथ सभी निभाते हैं, परंतु रात्रि में बस एक चंद्र ही है जो अपनी प्रकाश से हमें मार्ग दिखाता है। क्या देख रहे हो मित्र? मैं जब भी इस चंद्र को देखता हूँ तो एक विचित्र सा अनुभव होता है कि न जाने क्यों मेरे माँ और बाबा ने मेरा नाम चंद्र रखा, परंतु यही नाम मुझे अनुभव कराता है कि मेरे जीवन में हर दिन एक नया मोड़ आने वाला है, एक नया उत्तरदायित्व का। इस चंद्र को छोड़ो और उस चंद्र के बारे में सोचो जो तुम्हारी कक्ष में प्रतीक्षा कर रहा है। आज तक ऐसी कोई स्त्री बनी ही नहीं है जो मेरा ध्यान अपनी ओर खींच सके। मैं कह चुका हूं, ये विवाह केवल एक समझौता है। वैसे नंदिनी, जब कोई स्त्री चंद्र को ऐसे निहारे ना, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो उसके प्रेम का स्मरण करना चाहती है जो उससे दूर हो। किंतु तुम्हारा प्रेम और होने वाला पति तो यहीं पर है। मैं प्रेम नहीं मार्ग देख रही हूँ। चंद्र मेरे भीतर बसा हर संदेह, हर अंधकार को दूर कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। तुम यहाँ? मुझे तो लगा कि तुम अपने कक्ष में आराम कर रही होगी। तुम भी कमाल हो। कोई अपनी बीवी से शादी की पहली रात ऐसे कहेगा? मैंने सोचा नहीं था। यहाँ आओ। ये है हमारी सेज मगध। हमारे विवाह का सबसे बड़ा मकसद, हमारी मंजिल और हमारा सबसे बड़ा सपना। हमारी शादी होने के बाद हमारी पूरी ग्रीक की फौज तुम्हारी हुई, तो अब वक्त आ गया है कि हम ये सोचें कि अपने इस सपने को पूरा कैसे किया जाए। चंद्र और हेलेना के विवाह का केवल एक उद्देश्य था, आपसी संधि कर मगध पर विजय पाना। ना ही उनमें प्रेम था और ना ही किसी प्रकार की भावना। एक अपने प्रतिशोध के लिए ऐसा कर रही थी और दूसरा नंद वंश के विनाश के लिए। महाराज ने सचमुच कितने सुंदर आभूषण बनवाए हैं ना। और पर्वतक से जो भेंट में आए वो कम सुंदर है क्या? अरे 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 नंदिनी, ये क्या कर रही हो तुम? सगाई का कंगन क्यों उतार रही हो? राजकुमारी जी, आपके लिए पत्र आया है। किसने भेजा है? कुमार मलय केतु ने। तुम इसे पढ़कर क्या करोगी? पहला प्यार, पहला पत्र, इसे तो मैं ही पढ़ूंगी। देख, पहले मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा ना मैं पढ़ूंगी। अरे विशाखा, छोड़ो किनारे। अरे विशाखा, मैं पढ़ूंगी। पहले मैं पढ़ूंगी बोला ना मैंने। नहीं विशाखा सुन। नंदिनी, क्या हुआ तुझे? हम तुझे कब से चिढ़ा रहे हो? तुझे पत्र नहीं चाहिए क्या? हो गया तुम दोनों का? अब पत्र दो मुझे। लो। नंदिनी, आज हमारी सगाई हो गई है और आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आज का दिन हम दोनों के जीवन का नया प्रारंभ है। परंतु मैंने देखा कि आप अपनी सगाई पर उदास थे और मैं जानता हूं कि इस उदासी के पीछे का कारण मैं हूं। मैंने आपका हृदय दुखाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।
आपको निर्णय ले उसके पूर्व मैं आपसे एक अवसर चाहता हूँ, एक अवसर आपको समझने का, एक अवसर हम दोनों के बीच के मनमुटाव को दूर करने का, एक अवसर आपसे मिलकर आपको समझाने का। कह दो कुमार मलय के तुझसे कि मैं नहीं मिलने आऊंगी। रुको, पहले हमें पढ़ने दो। नंदिनी, ये क्या कर रही हो तुम? मैं मानती हूँ कि उनसे भूल हुई, पर वो क्षमा मांग रहे हैं ना, तुम क्यों मना कर रही हो उन्हें? क्योंकि मुझे नहीं मिलना है उनसे, ना कुछ सुनना है ना कुछ समझना है, क्योंकि वो जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे। नंदिनी, तुम बिना सुने ऐसे कैसे अनुमान लगा सकती हो? मैं पूरी बात तो सुन लूंगी वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर भी मन से शब्द ना निकला तो लौट आना। हाँ नंदिनी, हम दोनों को यही लगता है तुम्हें एक बार कुमार मल्लिक की से बात कर लेनी चाहिए। इसके आते उपवन के पुष्पों की सुगंध फीकी पड़ जाती है। आज इसे नहीं छोड़ूंगा। एकांत, नंदिनी, कल रात जो तुमने देखा वो एक दुर्घटना थी। मुझे उसके लिए बहुत खेद है। मेरा विश्वास करो, मैंने कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं किया, कभी उसे बुरी दृष्टि से नहीं देखा। नंदिनी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है नंदिनी, मुझे क्षमा कर दो नंदिनी, क्षमा कर दो मुझे। नंदिनी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं मैं? कल रात जो मैंने किया वो अनुचित था, परंतु ये तो उचित है ना नंदिनी? छोड़िए मुझे, मुझसे दूर जाओ वरना मैं पिता महाराज को बोल दूंगी। क्यों? तुम्हारे पिता महाराज ने अपनी पत्नी के साथ ये सब नहीं किया? नंदिनी, नंदिनी! मैं चाहूंगा कि युद्ध के समय तुम आचार्य के साथ रहो। ये दूसरी बार होगा जब मैं मगध पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं केवल दूर खड़ी होकर इस युद्ध को देखने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर इसमें भाग लेने आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मलय केतु अपने घुटनों पर हो तो उसकी गर्दन पर मेरी तलवार हो। उसकी आंखों में वो डर देखना चाहती हूँ। तुम अपनी इच्छा को युद्ध के बाद भी पूरा कर सकती हो, अन्यथा मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि युद्ध के समय कोई भी मलय केतु को हाथ नहीं लगाएगा और मैं स्वयं उसे तुम्हारे समक्ष पेश करूंगा। फिर तुम्हारी तलवार और उसकी गर्दन, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, किंतु तब तक तुम युद्ध भूमि से दूर रहो। पिता महाराज, पिता महाराज, पिता महाराज! नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी, क्या हुआ मेरी पुत्री को? नंदिनी! देखो, तुम्हारे पिता महाराज तुम्हारे सामने खड़े, मुझे बताओ क्या हुआ? नंदिनी, तुम्हारी हालत किसने की? मैं उसे जीवित छोड़ूंगा। नंदिनी, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे बताओ क्या हुआ नंदिनी, बताओ क्या हुआ मुझे। नंदिनी बोलो, किसने किया ये सब? मलय केतु ने। उसने मुझे उपवन में बुलवाया, मैं चली गई। मुझे लगा मैं नहीं जाऊंगी तो आप रुष्ट हो जाएंगे। फिर उसने मेरे साथ मलय केतु, उसका दुस्साहस, उसने मेरी पुत्री को हाथ लगाया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दासी! नंदिनी, तुम जाओ, तुम जाकर अपने कक्ष में विश्राम करो। उस मलय केतु के साथ क्या करना है उसका निर्णय इस राज्य का राजा नहीं, तुम्हारा पिता करेगा। देख लिया तुमने? देख लिया मलय केतु का असली रूप?
क्या कहा था तुमने? वो सर्वश्रेष्ठ है नंदिनी के लिए। क्या ऐसा बर्ताव करते हैं होने वाले पति अपनी बीवी के साथ? बताइए, बताइए। ऐसा क्या कर दिया मलय केतु ने अवंतिका? तुम चुप रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हें सिखाया था ना नंदिनी को कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ उसके साथ? देख लिया तुमने? तुम एक स्त्री होकर भी उसकी पीड़ा को नहीं समझ पाओगे। इतनी सी बात को इतनी हवा देने की आवश्यकता नहीं अवंतिका। और तुम्हें इतनी पीड़ा क्यों हो रही? क्यों इतना दुखी हो रहे हो तुम? जो आज मलय केतु ने तुम्हारी नंदिनी के साथ किया, वो तो तुमने न जाने कितनी स्त्रियों के साथ और कितनी बार किया है। सही कहा तुमने। आज सिद्ध हो गया कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आज नंदिनी उसी परिस्थिति में न जाने तुमने कितनी स्त्रियों को डाला। आज मलय केतु तुम्हारे स्थान पर है और उसका शिकार बनी है मेरी बेटी नंदिनी। लेकिन नहीं, आज तुम्हारे चेहरे पर वही पीड़ा न जाने कितने पिताओं को दी। आज ज्ञात होगा तुम्हें कि कैसा प्रतीत होता है जब किसी की पुत्री के साथ ऐसा होता है। लेकिन नहीं नंद, मैं वो नहीं होने दूंगी जो तुमने उन स्त्रियों के साथ किया। मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे बाबू का दर्द मेरी बेटी को कभी नहीं मिलेगा। सुना तुमने? सुना? कभी नहीं मिलेगा मेरी बेटी को तुम्हारे बाबू का दर्द, कभी नहीं मिलेगा। उसने मेरी पुत्री पर बुद्धशाली, मैं उस मलय केतु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मारो मलय केतु! कब तक दूर भागोगी मुझसे नंदिनी? कब तक? एक बार हमारा विवाह हो जाए, ये घमंड, तुम्हारा घमंड नहीं तोड़ाना। तो मेरा नाम पर्वत तक मलय केतु ने। मलय केतु! महाराज, आप? केवल तेरे परिवार और तेरी इच्छा के लिए मैंने अपनी पुत्री की आकांक्षा को गला घोट दिया। उसकी तलवार, उसकी किताब, सब सदैव के लिए उसे दूर कर दिया मैंने। और तूने उसके साथ जिस दिन संबंध पक्का हुआ था, उसी दिन मैंने तुझे चेतावनी दी थी, मेरी पुत्री को सदा प्रसन्न रखना। और तूने उसके साथ तूने उसको वो पीड़ा दी है जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगी। तेरे अपराध का केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई। जितना बुरा आपको लग रहा है उससे ज्यादा बुरा हमें लग रहा है महाराज। परंतु क्या करें, हमने मदिरा पी थी महाराज। उसके नशे में हमें, जिस महल में मेरी पुत्री की हंसी किलकारियां गूंजती थी, आज उस महल में मेरी पुत्री की सिसकियां गूंज रही है। सब तेरे कारण। आज तेरी अंतिम चीख गूंजेगी इस महल में। महाराज, आपके लिए संदेश है। आचार्य चाणक्य और चंद्र ने फिर से आक्रमण कर दिया है। महाराज, मैं आपके पुत्र के समान हूं। महाराज, आप मुझे जो दंड देना चाहें दे दीजिए, परंतु अभी नहीं। अभी मगध को हमारी आवश्यकता है महाराज। मुझे इस राज्य के, इस परिवार की रक्षा करनी है महाराज। उसके पश्चात मैं स्वयं अपना सर आपके कदमों में डाल दूंगा। आप जो दंड दें मुझे स्वीकार है महाराज। महाराज, पिछली बार वो बैरूप यहाँ बच कर निकल गया था, परंतु इस बार मैं उसका सर काटकर आपके चरणों में डाल दूंगा। महाराज, मेरी सेना तैयार है महाराज। आप आदेश दीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।